Yes, class 12th. Welcome to Simply Commerce once again, and we were doing financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटा मैंने आपको टॉपिक करवाया था लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहाँ पर हमने EBIT EPS एनालिसिस किया और हमने ये समझा कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज़ करते जाते हैं या फिर मैं ये कहूँ कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को इंक्रीज़ करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, वैसे ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में समझी, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आपको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज़ करना कब फ़ायदेमंद रहता है कंपनीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम लोगों ने किया या कंपनी ने अडॉप्ट किया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अडॉप्ट करने के लिए कंपनी को कुछ कंडीशंस को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डेट और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी एक कंडीशन होती है जो एक कंपनी को चेक करनी पड़ती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? पहले सिंपल वाली लैंग्वेज है, वही एग्जाम्पल वाली लैंग्वेज में जो हमें बहुत ईजिली समझ में आती है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि मैं कितना पैसा लगा कर, अगर मैं जो भी पैसा लगा रही हूँ उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। एक सिंपल सी बात समझो, सपोज़ आपने क्या किया, एक छोटे लेवल पे हम बात समझते हैं, हमने एक 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी ख़रीदी, राइट। 5 लाख रुपीज़ की मशीनरी ख़रीदी और उस मशीनरी से हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने 5 लाख की मशीनरी ख़रीदी थी तो उस मशीनरी से प्रोडक्ट बनाने पर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज़ वो मुझे 50,000 प्रॉफिट मिल रहा है पर ईयर का, तो मैं ये कहूँगी कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है ये निकालने के लिए मैं कहूँगी कि 50,000 मैं अर्न कर रही हूँ 5 लाख इन्वेस्ट करके। मतलब 50,000 जितना मैं अर्न कर रही हूँ और कितना मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने किया 5 लाख। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में 5 लाख पे 50,000 अर्न कर रही हूँ, तो एक्चुअली में मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? दैट इज़ 10%। तो इसका मतलब मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है। मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस पर मुझे 10% रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये मेरे लिए सफिशेंट है? क्या मैं अपने कंपेटिटर को देखती हूँ, उसने भी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको कितने परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है? या फिर कोई और पर्सन है जिसने 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, बट मैं क्योंकि ये परसेंटेज में काउंट करती हूँ तो ये मैटर नहीं करता कि कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ये मैटर करता है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। मुझे 10% मिल रहा है, क्या कोई ऐसा है जिसको 20% मिल रहा है? तो ऐसे में इसका मतलब मेरा ये जो डिसीज़न है वो क्या है, गलत है, क्योंकि मुझे रिटर्न कम मिल रहा है। फ़िलहाल ये चीज़ छोड़ते हैं, अभी फ़िलहाल हम अपनी ही बात पे चलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, उस पे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। या फिर इसी चीज़ को मैं एक फॉर्मूले में भी चेंज कर सकती हूँ। एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेंगे हम इसका कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो यही मेरा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अब एक चीज़ और समझते हैं इसको, आगे बढ़ने से पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कंडीशन समझने से पहले एक चीज़ और करेंगे। एक चीज़ सिंपल से फिर से हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा कंसेप्ट है क्या। सपोज़ ये मैंने 5 लाख की मशीनरी ख़रीदी थी, 5 लाख की मशीनरी पे मुझे रिटर्न मिल रहा है 10%। चलो ठीक है, मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन सपोज़ ये 5 लाख रुपये जब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैंने क्या किया,
मैंने तो डेट लिया, मैंने उधार लिया, ठीक है, मैंने उधार लिया 5 लाख रुपए। अब एक चीज़ ध्यान से समझना बेटा, हमेशा अगर मुझे 10% मिल रहा है तो जो मैंने उधार लिया है वो 5 लाख रुपए, उस पर मैं इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए पे मैं 50,000 रुपये महीना अर्न कर रही हूँ, और वही 5 लाख रुपए जो मैंने किसी से लिए हैं उसको मैं 50,000 से ज़्यादा दूंगी तो मुझे क्या फ़ायदा। मतलब जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ उस 5 लाख रुपए पे, तो वो मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझो, सपोज़ हमने क्या किया, मेरे पास मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करना था। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए, और मैंने एक एस्टिमेट किया कि उस 10 लाख रुपए पे मुझे 10% रिटर्न ही मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए साल का सपोज़। तो चलिए, अब जब मैं वो 10 लाख रुपए किसी से पकड़ूंगी या फिर किसी से लूँगी, जो मैं उधार लूँगी, तो 10 लाख रुपए पे, क्योंकि मेरे को उस 10 लाख रुपए पे इनकम तो 10% होनी है ना, 1 लाख रुपए, तो जब मैं वो 10 लाख रुपए लूँगी तो फिर मैं उसको 10% से कम इंटरेस्ट पे ही लूँगी, तभी मुझे फ़ायदा है। अगर मैं उसको क्या कर रही हूँ, 12% इंटरेस्ट दे रही हूँ और 10% मैं उस 10 लाख पे कमा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं 2% का नुकसान कर रही हूँ। उस 10 लाख रुपए को उधार लेने का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे प्रोजेक्ट शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब आपके लिए डेट तभी फ़ायदेमंद है जब आपकी जो इंटरेस्ट जो आप डेट पे दे रहे हैं वो आपके रेट ऑफ रिटर्न से कम हो, तो फ़ायदा है। लेकिन अब आप रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है और आप इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं उस पर, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इसका मतलब तो आप लॉस पे जा रहे हैं। तो इसी कंडीशन को अगर मैं लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, मैं ये लिखूँगी कि डेट का फ़ायदा तब है जब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, कि जब आपका जो रिटर्न मिल रहा है उसी प्रोजेक्ट में, और जो कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है उधार लेके, तो उस उधार पे आप इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, तभी है फ़ायदेमंद डेट, अदरवाइज़ नहीं है। अब इसी सिचुएशन को बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने पहले वाली सिचुएशन की, जो आप लास्ट वीडियो में एक बार फिर से देख सकते हैं। उस सिचुएशन में बेटा देखो, रेट ऑफ रिटर्न था क्या हमारा, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपॉन आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ वाली सिचुएशन में हम 2 लाख रुपये 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रखा है हमने, 10 लाख रुपीज़, है ना। टोटल कैपिटल, टोटल पैसा कितना लगा रखा है, 10 लाख रुपीज़। तो एक्चुअली मैं कितना रिटर्न अर्न कर रही हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो फिर मैं लिखूँगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस सिचुएशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, कितने पे, 10 लाख पे, 10 लाख इन्वेस्ट करने पे 2 लाख मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, 5, दैट इज़ 20%, कि मेरे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं जिसको कई बार। तो रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, 20%। और इस क्वेश्चन में देखते हैं मुझे डेट पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, तो मैंने लिखा था 10%। तो यहाँ पर आप डेट पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट, वो क्या है, 10%। इसका मतलब यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को अडॉप्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये मेरी कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रही है। मेरा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन है मेरे इंटरेस्ट ऑन डेट से। तो इसीलिए जब हमने ये वाली कंडीशन करी तो यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सक्सेसफुल था, क्योंकि मेरा रेट ऑन रिटर्न मेरे इंटरेस्ट से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को जितना फॉलो करते जाएंगे, मतलब जितना हम अपने कैपिटल में डेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतना ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी ये कंडीशन सक्सेसफुल, या फिर ये कंडीशन हम लोगों को मिल रही है, और ये कंडीशन यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया चीज़ कि जब हमारा रेट ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन डेट से 1 नंबर का क्वेश्चन, कब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फ़ायदेमंद रहता है, तब रहता है जब आपका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट।
जो आप डेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे ज़्यादा हो, तभी आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है। अदरवाइज एक कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? जब उसका रेट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट से कम है उसका रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे कंडीशन में एक कंपनी को ट्रेड ऑन इक्विटी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपना रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर मैं देखा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मेरा मोर देन था, तो मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत अच्छा जा रहा था। मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा था जितना मैं डेट को इंक्रीज़ किए जा रही थी। बट नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल जहाँ पर मेरा रेट ऑन रिटर्न इज़ लेस देन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन डेट जो कि मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके चलती हूँ 80,000। सपोज़ यहाँ पर मेरा 80,000 क्या है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट है। एक बार इस कंडीशन को समझ लेते हैं। जो दो कंडीशंस ली थी हमने, थोड़ा सा रिकैप करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी न्यूली ज्वाइन किया है जिन्होंने। तो बेटा हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि हमारी जो पूरी कंपनी है, कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख उसने कैसे अरेंज किया है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था। 10 लाख पहली कंडीशन में अरेंज कैसे किया, पूरे 10 लाख के 10 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर से अरेंज किए, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, क्योंकि 10 रुपीज़ का एक इक्विटी शेयर था, तो फिर हमें 10 लाख रुपीज़ चाहिए थे, तो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करके हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन लिया। यहाँ पर सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, हमने सारे इक्विटी शेयर्स इशू नहीं किए, फाइनेंशियल लीवरेज का यूज़ किया, या हम कहें कि डेट को भी शामिल किया। और डेट को हमने कैसे शामिल किया, हमने इक्विटी 6 लाख की ही इशू की, 6 लाख की इशू की, और हमने डेट जो इशू किया या डिबेंचर्स जो इशू किए वो 4 लाख के इशू किए। यहाँ पर हमने डेट को भी इंक्लूड कर लिया है सेकंड कंडीशन में। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो डेट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% है, और सेकेंडली जो हमारी टैक्स रेट है वो 30% है। और बाकी सीक्वेंस तो आपको याद ही है, मैंने करवा ही रखा है कि कैसे जब प्रॉफिट मिलता है कंपनी को तो फिर हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो कंपनी, फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन थी, कंपनी को प्रॉफिट मिला, सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं, देन टैक्स डिडक्ट करते हैं, और थर्ड हम क्या करते हैं, एक जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पर हमने 2 लाख रुपीज़ हमने सोचा, हमने ये माना था, एज्यूम किया था कि हमारी प्रॉफिट है। प्रॉफिट में हमने टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो था ही नहीं फर्स्ट कंडीशन में, हम लोगों ने कोई डिबेंचर इशू नहीं किए, कोई डेट इशू नहीं किया, ओनली इक्विटी शेयर इशू किए। तो उसके बाद हम लोगों ने टैक्स डिडक्ट किया, उसके बाद डिविडेंड्स पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। 1,40,000 कितने लोगों में बटा, उससे EPS आ गया था। और इसको डिटेल में बेटा आप समझना चाहते हैं, एक बार आप लास्ट वीडियो में देखें, क्योंकि यहाँ पर हम ये फिर से करने लग जाएंगे तो ये तो फिर से रेपिटेशन हो जाएगा। तो ऐसे हमने सेकंड कंडीशन ली थी, यहाँ पर हमने डेट इशू किए थे, तो इसलिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। 2 लाख पे हमने इंटरेस्ट दिया, देन टैक्स डिडक्शन होती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है पैसा, EPS निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर मैं नेक्स्ट में अब एज्यूम कर रही हूँ कि हमारे जो अर्निंग है, जो हमारे EBIT है वो क्या है, 80,000 है, 2 लाख में ही है इस बार। तो यहाँ मैंने इमेजिन किया जो मेरी EBIT है वो 80,000 है। और सेकंड कंडीशन ही लेके चलते हैं हम, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो यही है ना कि हम लोगों ने डेट भी इशू कर रखा है ताकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो अब बेटा देखेंगे यहाँ पर मुझे कितना देना पड़ रहा है डेट पे इंटरेस्ट, दैट इज़ 40,000। तो यहाँ पर मैं 40,000 रुपीज़ डेट पे इंटरेस्ट दे रही हूँ। मेरे पास कितना बचा, दैट इज़ 40,000 रुपीज़। और अब 40,000 में क्या करते हैं, हम टैक्स डिडक्ट करते हैं। यही हमारा एक सीक्वेंस चलता है, सबसे पहले हम इंटरेस्ट देते हैं, फिर हम लोग क्या देते हैं, टैक्स डिडक्ट करते हैं। तो 40,000 पे 30% टैक्स रेट चल रही है, तो वो कितना हो गया, 12,000। तो हमारे पास कितना बचा, दैट इज़ 28,000। और ये 28,000 किसके लिए है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, पूरा का पूरा अमाउंट, राइट। अभी हमने निकालना है EPS।
अर्निंग पर शेयर, तो मतलब 28,000 रुपीज़ जो बटेंगे वो कितने शेयर होल्डर्स में बटने वाले हैं, वो बटने वाले हैं आपके 60,000 शेयर्स में या शेयर होल्डर्स में। तो यहाँ पर आपके 60,000 शेयर होल्डर्स में ये बटने वाले हैं। समथिंग लाइक 0.46, इसका मतलब EPS यहाँ पर 0.46 हो गया। मतलब ये तो बहुत ही नीचे गिर गया। मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर को इस टाइम 0.46 रुपीज़ मिलेंगे। और कहाँ, जब सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही इशू किए थे तो 1.40 तो एटलीस्ट मिल रहे थे। तो इसका मतलब तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो काम कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर डेट इशू करना, डेट हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। क्यों नहीं फ़ायदा दे रहा होगा वो? क्योंकि वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी। कौन सी कंडीशन? जो कंडीशन कहती थी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन डेट। देखें एक बार, क्या वो कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? तो यहाँ पर जो हमारा रिटर्न है दैट इज़ 80,000। तो यहाँ पर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बैठता है? 80,000 मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख पे मिल रहा है इंटू 100, 8%। और एक सिंपल सी बात देखो बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपकी 8% और आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो? 10%। इसका मतलब रिटर्न जो आपको इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है दैट इज लेस देन द इंटरेस्ट दैट यू आर गिविंग टू योर डेट, राइट। तो नेचुरली बात है, ये कंडीशन नहीं है तो यहाँ आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी काम नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आप डेट इशू मत कीजिए, या आपको फ़ायदा नहीं, या आपको नुकसान देगा डेट इशू करना। तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं लास्ट वीडियो और इसका थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि दोनों में एक तरह से हम बैलेंस बना सकें। मैंने आपको समझाया सबसे पहले फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज समझते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी कैपिटल में कितना डेट लेके चल रहे हैं। डेट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेट एक ऐसी कैपिटल है जिस पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपको पैसे या रिटर्न देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, जो कि फिक्स होता है पहले से ही। तो इसीलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी कहते हैं। और अगर आप इनको इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो आप रिस्क में आ जाते हो, जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने ये पढ़ा कि एक कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों अडॉप्ट करती है? क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से वो क्या करती है, अपने कैपिटल में डेट को बढ़ाती है, जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ता है। और ये कैसे होता है ये हमने सीखा, EBIT EPS के थ्रू सीखा। EBIT EPS के एग्जाम्पल देकर हमने ये देखा कि एक ऐसी फर्म थी जो कि बिल्कुल डेट को इशू नहीं कर रही थी, तो वहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा रहा था वो कम था। और जैसे ही उसने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फॉलो किया, मतलब डेट को इंक्लूड किया अपनी कैपिटल में, उसके बाद जो डिविडेंड मिल रहा था इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो ज़्यादा मिल रहा था। तो इसका मतलब हमारे को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फ़ायदा दे रहा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों फ़ायदा देता है? क्योंकि यहाँ पर हमने डेट को इंक्लूड किया है। डेट क्या होता है? चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसकी वजह से कम उसको हमारे को रिटर्न देना पड़ता है और सारा का सारा फ़ायदा इक्विटी को चला जाता है। तो ये इसका पूरा का पूरा हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। फिर हमने कहा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ठीक है, फ़ायदा दे रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेकिन ये तभी आप अडॉप्ट कर सकती है या एक कंपनी तभी अडॉप्ट कर सकती है जब उसकी रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके इंटरेस्ट जो कि वो डेट पे दे रही है उससे ज़्यादा हो, राइट। अगर कम होगा तो फिर हमारे को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, या फिर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। ये हमने कैसे समझा? ये हमने समझा एक और एग्जांपल लेके, जहाँ पर हमने अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रखा अपने इंटरेस्ट ऑन डेट से। इंटरेस्ट यहाँ पर हम 10% दे रहे हैं, लेकिन
80,000 जो हम 10 लाख पे कमा रहे हैं, रिटर्न कमा रहे हैं, वो हमारा सिर्फ 8% है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो ऐसे कंडीशन में हमारे को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो हमें ये फॉलो नहीं करना चाहिए, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया 80,000 में हमने इंटरेस्ट दिया, टैक्स दिया, और बाद में जितना बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो बहुत ही कम पैसा मिल रहा है, दैट इज़ 0.46। यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कोई हेल्प नहीं कर रहा कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को बढ़ा सकें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी वो फॉलो नहीं हो रही थी। मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इंटरेस्ट से जो कि हम डेट पे दे रहे थे उससे ज़्यादा नहीं था। तो ये एक लाइन का, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब फ़ायदा देती है, तो आप लिखेंगे सिर्फ तभी उसी कंडीशन में फ़ायदा देती है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन योर इंटरेस्ट ऑन डेट। राइट, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा रहता है जहाँ बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं देयर इज एन डाउट, कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्लिक नहीं कर रही, पुट द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर दैम। मैं उसका आंसर भी दूंगी अच्छी तरह से और समझाऊंगी भी आपको। बट फर्स्ट आपको अपनी डाउट्स लिखने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ऐसे नहीं आप मैम ऐसे समझाइए तो फिर हमें अच्छे से समझ आएगा, तो वो चीज़ भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यू आर वेलकम ऑलवेज। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये भी थोड़ा हैवी वाला डोज हो गया। इसको अपनी बुक में से भी पढ़िए और फिर अगर ना समझ आए तो क्वेश्चन पुट कीजिए। वैसे मुझे पक्का पता है समझ आ जाएगा आपको, ये आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा पसंद आया फटाफट लाइक दबाएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और लास्ट में मेरी लाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।